हाय देयर, वेलकम टू analysis.com। ये सेट थ्योरी का पहला लेक्चर है। यहाँ हम टॉपिक्स कवर करेंगे सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स एंड सम टाइप्स ऑफ सेट्स। शुरू करते हैं सेट के डेफिनेशन से। सेट का डेफिनेशन ये कहता है कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। यहाँ वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? वेल डिफाइंड का ये मतलब है कि किसी कलेक्शन में कौन से ऑब्जेक्ट्स बिलोंग करने चाहिए और कौन से ऑब्जेक्ट नहीं बिलोंग करने चाहिए, ये आप डेफिनेटली डिसाइड कर सकते हो। इसे हम अच्छे से समझें तो अगर मैं आपको कहूं कि आप एक कलेक्शन बनाओ जिसमें आपको अपने क्लास के सारे बच्चों के नाम लिखने हैं, तो उस कलेक्शन के जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से नाम लिखने हैं और कौन से नाम नहीं लिखने हैं। आप किसी ऐसे बच्चे का नाम अपने कलेक्शन में नहीं ऐड करोगे जो आपके क्लास से बिलोंग न करता हो। तो ये जो कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th अगर आप बनाते हो तो ये एक सेट कहलाएगा। अब एक एग्जांपल जहां कोई कलेक्शन सेट नहीं होगा। सपोज मैं कहूं कि आप टॉप 10 राइटर्स के नाम लिखो और उसका एक कलेक्शन बनाओ। इस कलेक्शन में जो ऑब्जेक्ट्स हैं यानी कि जो राइटर्स के नाम हैं, आप अपने पसंद से राइटर के नाम लिख सकते हो और ये लेकिन आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि कौन से राइटर के नाम उस कलेक्शन में होने चाहिए और कौन से राइटर के नाम उस कलेक्शन में नहीं होने चाहिए। क्योंकि यही काम अगर मैं किसी और लड़के को देता हूं, किसी और लड़के को सेम कलेक्शन बनाने को कहूं, तो हो सकता है कि उसमें वो कुछ ऐसे राइटर्स के भी नाम लिखे जिनके नाम आपने अपने कलेक्शन में न लिखे होंगे। तो इस कलेक्शन के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है। दोनों ही रिजल्ट्स, दोनों ही बच्चों के द्वारा बनाए कलेक्शन अलग अलग आ रहे हैं, तो ऐसे कलेक्शन सेट नहीं कहे जा सकते हैं। तो समझने का एक और अच्छा तरीका है कि ऐसा सोच लिया करें कि अगर कोई कलेक्शन दिया है तो उसे आप बनाएं या कोई और पर्सन बनाए, तो क्या उसके ऑब्जेक्ट्स वैरी करेंगे? अगर वैरी करेंगे तो वो सेट नहीं कहलाएगा, अगर वैरी नहीं करेंगे तो वो सेट कहलाएगा। तो देख लेते हैं सेट का डेफिनेशन, नोट करेंगे। शुरू करते हैं सेट्स। ओके, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ए कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। ये जो कलेक्शन मैंने कहा, क्या ये कलेक्शन सेट है कि नहीं? सोचिए, इस कलेक्शन के जो ऑब्जेक्ट्स होंगे क्या वो आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट यानी कि कौन से इंग्लिश अल्फाबेट आपके कलेक्शन में होने चाहिए और कौन से ऑब्जेक्ट आपके कलेक्शन में नहीं होने चाहिए? हाँ, कर सकते हैं बिल्कुल। वो कलेक्शन के ऑब्जेक्ट्स आपके क्या क्या होंगे? ए, ई, आई, ओ और यू। तो आप डिसाइड कर सकते थे कलेक्शन के ऑब्जेक्ट क्या होने चाहिए, तो इसलिए वो सेट होगा। अच्छा, दूसरा आइडिया मैंने जो बताया था कि आप ये सोचो कि अगर ये कलेक्शन आप बनाते हो और यही कलेक्शन कोई और बनाएगा, तो क्या दोनों कलेक्शन के जो ऑब्जेक्ट्स होंगे मैच करेंगे? बिल्कुल मैच करेंगे, क्योंकि अगर मैं बनाऊंगा तो ए, ई, आई, ओ, यू यही ऑब्जेक्ट में रखने वाला हूँ कलेक्शन में। आप भी बनाओगे और आपको पता होगा कि वॉवेल्स किसे कहते हैं, तो आप भी उसी ऑब्जेक्ट को यूज करके कलेक्शन को बनाओगे। तो एक कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट क्या हो जाएगा? एक सेट कहलाएगा। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल, ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 7। अब डिसाइड करो कौन कौन से नंबर 7 से डिविजिबल हैं। तो 7 के जितने भी टेबल होंगे वो सारे डिविजिबल होंगे। तो आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा ऑब्जेक्ट आपके कलेक्शन में होने चाहिए, तो ये कलेक्शन सेट है। दूसरे आइडिया से भी आप देख लो, उससे भी पता चल जाएगा कि ये सेट है। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। ओके, ए कलेक्शन ऑफ टॉप 10 बैट्समैन इन इंडिया। अब इस पर डिसाइड करो, क्या इस कलेक्शन के ऑब्जेक्ट्स आप डिसाइड कर सकते हो? माना आप कर लोगे, आपने 10 लिख दिए, डिसाइड किया तभी लिखे। तो ये आइडिया जो था, फर्स्ट आइडिया, उससे आपको लग रहा हो कि हाँ ये तो सेट है। मगर दूसरा आइडिया को इंप्लाई करो कि क्या यही कलेक्शन कोई और बनाएगा तो उसके कलेक्शन के ऑब्जेक्ट्स और आपके कलेक्शन के ऑब्जेक्ट मैच करेंगे? हो भी सकता है मैच कर जाए, नहीं भी मैच करेंगे, कुछ मैच करेंगे, कुछ नहीं मैच करेंगे। तो ये साफ इंडिकेशन है कि इस कलेक्शन को हम सेट नहीं कहेंगे। ओके, तो ये सेट नहीं है, मगर ये सेट था और ये भी सेट था। तो हमने कुछ एग्जांपल्स देखे जिससे हम समझ पाए कि सेट हम किस कलेक्शन को कहेंगे। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। मैथमेटिक्स में सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके, जैसे कि ए, बी, सी, डी, जेड तक आप कोई भी लेटर का यूज कर सकते हैं। और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं
जैसा कि मैंने पहले बताया कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं उसे आप मेंबर या एलिमेंट भी कह सकते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स या मेंबर या एलिमेंट है इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोअर केस का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट का। तो इसे हम देखते हैं कैसे, अगर इसी सेट को हमें दिखाना होता तो हम कैसे इसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, तो इसे हम वी से डिनोट कर सकते हैं। आपको मन है ए से डिनोट करने का, आप ए से डिनोट करो। इसे डिनोट करना था, मैं डी से डिनोट कर सकता हूं। इसे डिनोट करना है, क्योंकि ये तो सेट है ही नहीं तो इसे हम डिनोट करेंगे ही नहीं। ओके, तो ये था कि सेट को आप कैसे सिंबलाइज करोगे। ओके, आगे मैथमेटिक्स में सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसे ब्रेसेस के अंदर रखते हैं, और ब्रेसेस के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं कलेक्शन के वो सारे हम सजा देते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। आगे मैंने कहा कि सेट को दिखाने के लिए हम ब्रेसेस का इस्तेमाल करेंगे, तो उसे भी लिख लेते हैं। ये ब्रेसेस हैं, इसके अंदर ही हम सेट के सारे एलिमेंट को रखते हैं। ठीक, और एलिमेंट्स अगर एक से ज्यादा हैं तो उसे हम कॉमा से सेपरेट कर देंगे। ओके, ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हम सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें हम ब्रेसेस का इस्तेमाल करेंगे, कॉमा का इस्तेमाल करेंगे, और कैपिटल ए कैपिटल बी ये जो सेट के सिंबल है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड्स होते हैं, पहला रोस्टर मेथड और दूसरा सेट बिल्डर मेथड। रोस्टर मेथड में हम सेट के सारे ऑब्जेक्ट्स को ब्रेसेस के अंदर रखते हैं और उसे हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। दूसरा मेथड है सेट बिल्डर मेथड, जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स को ब्रेसेस के अंदर नहीं रखते। हम सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट चूज कर लेते हैं और जो प्रॉपर्टी सारे ऑब्जेक्ट्स होल्ड कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी को लिखते हैं। ये प्रॉपर्टी क्या है, तो जब हम सेट बना रहे थे, आप वहां ध्यान दीजिए कि सेट क्या था। सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट था। तो आपके जो ऑब्जेक्ट्स होते थे वो एक पर्टिकुलर रूल को, पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को फॉलो करते थे। एग्जांपल में याद करें आप, तो वॉवेल्स का कलेक्शन बनाना था, तो जो ऑब्जेक्ट्स थे ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये पांचों ऑब्जेक्ट्स एक खास प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे थे। क्या प्रॉपर्टी थी कि वो सब वॉवेल्स थे। नेक्स्ट एग्जांपल था नंबर्स डिविजिबल बाय 7, इसका कलेक्शन हम बना रहे थे। तो उस कलेक्शन के जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सब भी एक खास प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे थे, और प्रॉपर्टी ये थी कि वो सब 7 से डिविजिबल थे। मतलब ये कि सेट के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक खास प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, और इसी चीज का इस्तेमाल हम सेट बिल्डर मेथड में यूज करते हैं। देखते हैं पहले रोस्टर मेथड। ओके, हम इसे एग्जांपल से देखेंगे, इसमें कोई डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है। यहां जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये वही कलेक्शन है जिसमें वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट हमने चूज करने थे। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इसे मैंने कॉमा से सेपरेट किया है और ब्रेसेस के अंदर रखा है। यहां सारे ऑब्जेक्ट्स सामने रिप्रेजेंट हो रहे हैं, और ऐसे रिप्रेजेंटेशन को रोस्टर मेथड बोलते हैं या फिर टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। एक और नाम है इसका टेबुलर फॉर्म। ओके, नेक्स्ट मेथड सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड, जैसा कि मैंने बताया कि हम यहां प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो अगर मैं इसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो कुछ इस तरीके से करूंगा। ये ब्रेसेस, ओके, अब ये एलिमेंट्स जो हैं इसे मैं एक वेरिएबल एलिमेंट से रिप्रेजेंट करूंगा। यहां मैं एक्स चूज कर रहा हूं, एक्स, और अब यहां पे उस प्रॉपर्टी को जो हर एक ऑब्जेक्ट अपने अंदर होल्ड कर रहा है
प्रॉपर्टी क्या है कि हर एक ऑब्जेक्ट वॉवेल होना चाहिए। इंग्लिश अल्फाबेट्स। ओके, तो ये रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, इसे हम सेट बिल्डर मेथड। यहां इसे पढ़ते कैसे हैं, इसे हम पढ़ेंगे सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ब्रेसेस को सेट ऑफ, ये वेरिएबल है इसलिए ये सारे वैल्यू सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए स्टैंड हो रहा है, इसलिए सेट ऑफ ऑल एक्स, सेट ऑफ ऑल एक्स। तो ए सेट ऑफ, इस ब्रेसेस के लिए ऑल एक्स, इस चीज के लिए कॉलन स्टैंड फॉर सच एज एंड द प्रॉपर्टी, ये मैंने यहां प्रॉपर्टी लिख दिया। तो आप सेट बिल्डर मेथड को इस तरीके से ही पढ़ेंगे, ये पढ़ने का तरीका है। ओके, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जहां पे हम रोस्टर मेथड से सेट बिल्डर मेथड में सेट को कन्वर्ट करेंगे। ओके, देखते हैं उस चीज को। ये जो सेट है इसमें मैंने इवन नंबर्स को लिखे हैं जो 10 से छोटे होंगे, नेचुरल इवन नंबर्स, मैं जीरो को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। तो ये इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है कि सारे के सारे एलिमेंट जो हैं 10 से छोटे होने चाहिए और इवन नंबर होने चाहिए। तो ये रिप्रेजेंटेशन तो सेट रोस्टर मेथड का है। अब इसे हमको सेट बिल्डर में चेंज करना है, तो चेंज दिस इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमें पता है कि सेट बिल्डर में हमें रिप्रेजेंट करना है, तो हम इसे लिखेंगे x is a even natural number less than 10। ओके, यहां मैंने जो सेट लिखा था, इस सेट को हम रिप्रेजेंट एक खास नाम से कर लेते हैं। यहां मैं खास नाम यूज करता हूं v। मैंने कहा था कि सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, तो मैंने यहाँ v चूज कर लिया, यहां भी चूज कर लेते हैं। ओके, सो ये सेट का रिप्रेजेंटेशन है। तो एक और एग्जांपल देखते हैं जहां पे सेट बिल्डर में होगा और उसे में रोस्टर मेथड में चेंज करना होगा। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10। तो ये जो सेट है ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। अब मुझे इसे रोस्टर में चेंज करना है, तो रोस्टर में चेंज करने का मतलब होता है कि आपको सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसे आपको रिप्रेजेंट करना होता है ब्रेसेस के अंदर। तो प्रॉपर्टी सारे ऑब्जेक्ट्स ये होल्ड करेंगे सब मल्टीपल ऑफ 10 होने चाहिए, यानी कि 10 का टेबल 10, 20, 30, 40, इसे हम लगातार लिखते जाएंगे। एंड सो ऑन। चूंकि ये इनफाइनाइट है इसलिए इसे हम 3 डॉट से डिनोट कर देंगे कि हाँ ये आगे अब सोनम बढ़ता चला जा रहा है। तो जब वर्ड इनफाइनाइट की बात आ ही गई है तो हम अब फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के बारे में ही पढ़ लेते हैं। क्या होता है फाइनाइट सेट और क्या होता है इनफाइनाइट सेट? डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कंटेन्ड इन द सेट, सेट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। यहां जो केस है मेरे पास, ये सेट इनफाइनाइट है बिकॉज इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है इसमें, और इस केस में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो क्या है? फाइनाइट है, 4 ही एलिमेंट है, तो ये फाइनाइट सेट कहलाएगा और ये इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। इसे भी हम नोट कर लेते हैं। और ये जो सेट है ये इनफाइनाइट है, सॉरी ये फाइनाइट है, मैंने यहां गलत लिख दिया है। इनफाइनाइट दैट इज फाइनाइट। तो आपने देखा फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। अब आगे हम देखेंगे इक्वालिटी ऑफ सेट्स। ओके, इक्वालिटी ऑफ सेट। ए सेट A is said to be equal to set B if
A हैज एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट एज ऑफ B। मतलब ये कि सेट A सेट B के बराबर तभी होगा जब सेट A में वो सारे एलिमेंट होने चाहिए जो सेट B में हैं। तो हम कहेंगे कि सेट A जो है सेट B के बराबर है। ये हुआ पहला डेफिनेशन। इसका एक और डेफिनेशन है जो बहुत ही यूजफुल है, वो कुछ इस तरीके से है कि ए सेट A is said to be equal to set B if every element of set A belongs to set B and every element of set B belongs to set A। ये दोनों ही डेफिनेशन इक्वालिटी ऑफ सेट के हैं, मगर जो सेकंड डेफिनेशन था उसका सिग्निफिकेंस थोड़ा ज्यादा है। हम आगे देखेंगे कि सेकंड डेफिनेशन बहुत यूजफुल है, तो पहले हम दोनों डेफिनेशन को नोट कर लेते हैं। ओके, तो ये जो डेफिनेशन है कि a set A is said to be equal to set B if every element of A belongs to set B and if every element of B belongs to set A। मतलब ये कि A के सारे एलिमेंट B में होने चाहिए और B के सारे एलिमेंट A में होने चाहिए। अगर ऐसा कोई केस आता है तो दोनों ही सेट को हम बोलेंगे कि दोनों सेट क्या है, इक्वल है। और इसे रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे, A इज इक्वल टू B। और अगर कोई सेट इक्वल नहीं है तो कैसे करेंगे, A इज नॉट इक्वल टू B। इक्वालिटी इक्वल नॉट इक्वल। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। एग्जांपल कुछ इस तरीके से है, यहां A के जो एलिमेंट है वो B के एलिमेंट से एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं, तो कहेंगे हम कि A इज इक्वल टू B। A इज इक्वल टू B। और एक दूसरा केस ले लेते हैं जहां एलिमेंट्स मैच नहीं करेंगे। एग्जांपल के लिए A इज इक्वल टू 1 2 3 4, suppose this is C and again D 1 3 5। यहां जो एलिमेंट्स हैं C के वो C से एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहे हैं, तो बस इसे कहेंगे कि ये सेट नहीं है। दूसरा डेफिनेशन से भी अगर समझने की कोशिश करें तो A के सारे एलिमेंट B में होने चाहिए, तो A के सारे एलिमेंट B में है, 1 B में है, D में सॉरी हाँ है D में, 2 D में है नहीं है, 3 D में यहाँ है, 4 D में है नहीं है। तो दो ऐसे एलिमेंट हैं जो D में नहीं है। ओके, एक तरफ से देख लिया, दूसरी तरफ से भी देख लेते हैं। क्या 1 A में C में है, हाँ है, 3 C में है, हाँ है, 5 C में है, नहीं नहीं। तो इस केस में ये दोनों सेट इक्वल नहीं है। दोनों ही डिफिनेशन इस बात को प्रूफ करता है, तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे C इज नॉट इक्वल टू D। ओके, C D हो, A हो, B हो, ये सब सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने कैपिटल लेटर से इसका रिप्रेजेंटेशन सीखा था पीछे, तो ये हो गया इक्वालिटी ऑफ सेट्स। अब हम देख लेते हैं कुछ टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट में हम देखेंगे नल सेट यानी कि वॉइड सेट और एम्प्टी सेट। ये सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट पे ही डिपेंड करते हैं कि अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक भी नहीं, मतलब कोई एलिमेंट्स ही ना हो, तो वैसे सेट को आप बोलेंगे कि वो सेट क्या है, एम्प्टी है। और किसी सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स केवल 1 है तो वैसे सेट को आप बोलेंगे सिंगलटन सेट। तो डेफिनेशन कुछ ये होगा,
पहला A set having no element at all is called empty set, void set और null set. तीनों एक ही चीज का नाम है. It is represented by एक empty braces है. एक braces होंगे बट braces के अंदर एलिमेंट नहीं होंगे ये, और फाइस है. ये नल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो सिंबल. आगे हम देख लेते हैं सिंगलटन सेट. A set having exactly one element is called singleton set. Example 7. इसे मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं ए से. तो ये कुछ सिंगलटन सेट के एग्जांपल्स हैं. तो ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है. यहाँ हमने देखा कि सेट क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट किस तरीके से करते हैं, इक्वलिटी ऑफ सेट क्या है, और कुछ टाइप्स ऑफ सेट हमने देखा. टाइप्स ऑफ में हमने देखा फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट एंड नल सेट, एम्प्टी सेट बोलो या वॉइड सेट बोलो, और सिंगलटन सेट. तो ये 4 टाइप ऑफ सेट देखा हमने. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सबसेट क्या होते हैं. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग. एंड डिस्क्रिप्शन में आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा जिससे आप कंसेप्ट को अच्छे से बिल्ड कर सको. क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो आप सेट को और अच्छे से समझ जाओगे. तो कुछ असाइनमेंट्स भी हैं डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन पे जाएं और असाइनमेंट को सॉल्व करें और कुछ क्वेश्चंस हैं उसे ही बनाएं. ओके, थैंक यू.